हेलो बच्चों, मैं शैलेंद्र सर। कैसे हैं? उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे बच्चों, और जो है अपने अपने पढ़ाई में बहुत व्यस्त होंगे बच्चों। आज की क्लास होने वाली क्लास 11 वालों के लिए रसायन विज्ञान की। बहुत दिनों से आप लोगों की डिमांड पर रसायन विज्ञान की क्लास लेकर आया हूं बच्चों। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेटा, कक्षा 11 वाले, आपकी क्लास को देखकर लगता है कि इतना एक्साइटमेंट होता है हमें देखकर कि लगता है कि लगातार ऐसे पढ़ाते ही रहें ऑफलाइन। लेकिन गर्मी हालांकि बहुत पड़ रही है, बहुत सारे क्लासेस भी रहते हैं, जान ही रहे हैं आप, और आपके भी सारे सब्जेक्ट को पढ़ाना रहता है या सभी टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, तो सबकी क्लास अलग है। लेकिन मज़ा आ जाती है कि सच में की क्लास लेकर आपको कितनी एक्साइटमेंट रहती है आप लोगों में कि पढ़ने की ललक लय, चाहे बायोलॉजी हो चाहे केमिस्ट्री हो, ऑल सब्जेक्ट वाले सबको मैं देखता हूँ। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतना ज़बरदस्त आपका जो है क्लास रहती है, पूरी क्लासरूम भरी रहती है। बैठाने और बैठने की जगह ही नहीं मिलती है, फिर भी जो है बैठाया जाता है। कंजस्टेड थोड़ा सा है, उसके बाद जो है लेकिन बेटा एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, बेटा कभी भी रहें, कहीं भी रहें, लेकिन एक चीज़ ज़रूर करना है, पढ़ाई ज़रूर करना है। स्टूडेंट लाइफ में आपको पढ़ते ही रहना है। रेगुलरिटी, शिक्षा रेगुलर मांगता है, रेगुलरिटी मांगती है। स्वास्थ्य भी रेगुलरिटी मांगती है। आप स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह रहेंगे तो जाहिर सी बात है आप बेटा बीमार पड़ेंगे। उसी प्रकार से एजुकेशन से, आप शिक्षा से आप दूर रहेंगे, रेगुलर नहीं रहेंगे, चाहे क्लास को लेकर, ऑफलाइन क्लास को लेकर, चाहे ऑनलाइन क्लास को लेकर, जो भी आप कर रहे हैं बेटा, अगर आप इसमें रेगुलर नहीं रहें तो हमें तो नहीं लगता कि आपकी पढ़ाई के कोई जो है मतलब निकलने वाला है। क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य रेगुलर मांगता है, रेगुलरिटी मांगती है। आपको सक्सेस, किसी भी सक्सेस पर्सन को आप देखिएगा बेटा, कम से कम वो मान के चलो वो 11-12 घंटे तो कम से कम लेबर करते ही करते हैं, वर्क करते हैं किसी भी सक्सेस के। और एक चीज़ और बेटा, किसी भी काम को करने के लिए, चाहे जो काम आप कर रहे हैं, चाहे स्टडी कर रहे हो, चाहे बिजनेस, जो भी आप काम करें, कम से कम आप उसमें 5 साल समय दीजिए, आपका उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, आप इम्प्रूवमेंट ज़रूर होंगे बेटवा। तो ठीक है, तो इसी तरह से जोश और उमंग से क्लास आते रहें और क्लास में केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ते रहें। मैं शैलेंद्र सर बेटा आपके सामने नए नए टॉपिक्स को, जो भी टॉपिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी का रहता है बेटा, उसको ईजी से ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करते हैं बेटा आप सबको समझ में आती होगी। यदि नहीं भी आ रही तो कुछ बच्चे रहते हैं कि नहीं आता है सर जी, जो है तो क्लास में आप क्रॉस क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, आप पूछ भी सकते हैं, बताता भी हूँ बेटा। ठीक है, दूसरी बात बेटवा कि यदि नहीं समझ में आ रहा है तो उसका राइट डाउन नोट करके आया करिए। जब क्लास में आया करूँगा तो आप उससे हमसे पूछ सकते हैं बेटा, नहीं तो अभी भी ऑनलाइन आप कमेंट कर सकते हैं। तो अगर समय रहा तो देखने के बाद आपका रिप्लाई दे दिया जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता रहता है, बहुत सारे बच्चे में। ठीक है, ये सब चीज़ों के लेकर बेटा। दूसरी चीज़, रेगुलरिटी आपके स्वास्थ्य और शिक्षा मांगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखा जाए तो बेटा अभी जब बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ, फॉर्म डाल दिए, कोई नौकरी वैकेंसी आई, फॉर्म डालें, लगातार जुट गए, दिन रात एक कर दिए। बेटा दिन रात एक करने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि माइंड है ये, इसको रिलैक्स करना ज़रूरी है। रिलैक्स करना ज़रूरी है कि दिन रात आप पढ़ेंगे यार पागल हो जाएंगे भैया, क्या समझते हैं। इससे अच्छा किसी भी अचीवमेंट, किसी भी सफलता को पाने के लिए एक प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। प्लानिंग की, वह प्लान आपको माइंडसेट में खुद बनाना होगा। कितना क्लास करना है ऑफलाइन या इस कॉलेज से आने के बाद, कितना हमको रेस्ट करना है, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है। दूसरी चीज़ बच्चा बताऊं, जिसको जितना समय दीजिएगा वो आपका होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ आपको नहीं आ रही है, इसका मतलब आप मैथ में समय नहीं दे रहे हैं। केमिस्ट्री नहीं आ रही तो इसका मतलब आप केमिस्ट्री को समय नहीं दे रहे हैं। नहीं समय देंगे तो और टफ होता चला जाएगा। समय दीजिए, वो आपका अपना होगा। तो हाँ, वहाँ पर बताना चाह रहे थे जो आपकी रेगुलरिटी कंपटीशन के तौर पर मैं बहुत सारे बच्चों को देखा हूँ कि फॉर्म कहते हैं जब फॉर्म आएगा देखा जाएगा, फॉर्म आ गए दिन रात एक कर दिए। अरे यार बेटा, जो दूसरा स्टूडेंट है वह पूरी साल
रेगुलरिटी, ये कहानी आपने सुने कछुआ और खरगोश वाली, धावक वाला। खरगोश को बहुत घमंड था कि ठीक है, अरे आएगा तो मैं 1 मिनट में पार कर जाऊंगा भैया। जब धावक हुआ, आप सब जान रहे हैं, बहुत फेमस कहानी है। कछुआ अपनी धीमी धीमी चाल पर चलता गया, लास्ट में उसको सफलता मिल गई, ये भी जान रहे हैं। तो जो धीरी चाल है स्टूडेंट लाइफ में, वो आपकी रेगुलरिटी क्या है? रेगुलरिटी, पढ़ाई के प्रति रेगुलर होना। चाहे एक ही पन्ना पढ़ो यार, पढ़ो ज़रूर, आप पढ़ो रेगुलर। तो अच्छा, जो 4 महीना फॉर्म पे आया, उसके बाद फॉर्म डालने लग गए। अब आप दूसरे स्टूडेंट को देखो बेटा, जो साल भर लगा है, 2-2, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा पढ़ रहा है। वो तो फॉर्म डाला, फॉर्म डालने के बाद कोई भी बोर्ड हो, कोई भी आयोग हो, तो मुश्किल से 3 से 4 महीने समय, 3 से 4 महीने बेटा रिवीजन करोगे कि नए नए क्वेश्चन, करंट अफेयर से सब जीएस आप पढ़ोगे? कहाँ समय रहेगा आपको? कहाँ हो, किस दुनिया में हो खोए हो, किस घमंड में आप हो, निकाल लोगे। ये सब घमंड चकनाचूर हो जाएगा बेटा। है आपको लगता होगा कि मैं बहुत पढ़ाकू हूँ, ऐसा हूँ, ऐसे 4 फॉर्म आए, कुछ नहीं कर पाओगे यार भैया। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत डेंजर चीज़ होती है बेटवा। ओवर कॉन्फिडेंस रहा जाता, ठीक है रहिए, लेकिन बहुत डेंजर चीज़ है। क्या समझते हैं? दूसरी बात, जो बच्चा आप रेगुलर पढ़ रहे हैं और फॉर्म आया नौकरी वाला, उसको आप डाले 4 महीने, जो बच्चा बेटा वो जितना पढ़ा है उसको आप रिवीजन मारेगा, वो दोहराएगा बेटवा। जहाँ दोहराने को हुआ तहाँ जितना मेमोरी में फटाफट फीड होता चला जाएगा, आपसे ज़्यादा स्कोर करके आएगा। कम से कम अगर 100 मार्क्स है, कम से कम 90 नंबर, कम से कम 90 नंबर आप पाइए। सिलेक्शन होना तय है, क्योंकि कटाव बेटा 70-80 जाता, 80 प्लस ही रहेगा, 80 के नीचे आएगा ही नहीं बेटवा। इतना कंपटीशन है। कंपटीशन आप देखे कहाँ हैं? तो आपका एक अच्छा 10, 11, 9, 10, 11, 12 आपका बेस है बेटा। है बेस को जितना स्ट्रॉन्ग किए रहेंगे, आप देखिएगा जितने कंपटीशन एग्ज़ाम आते हैं बेटवा, 9, 10, 11, 12 यही सब रहता है विज्ञान का। तो इसको जितनी गहनता से, जितनी सीरियस से आप पढ़ोगे बेटा, ज़रूर से ज़रूर सफल होगे और सपने को, अपने सपनों को ज़रूर पूरा करोगे। सपना पूरा हुआ नहीं कि आपके सारे अरमान, मम्मी पापा के शौक़ को, उनको दवा इलाज जो भी है बेटा कराने के, आज एक पैसे के लिए मोहताज हुआ पड़ता है। देख रहे हैं महंगाई किस तरह से बढ़ रही है। तो उस प्रकार से बेटा आने वाले समय में कम से कम यार मम्मी पापा जो आपको इस पैदा किए, इस लायक बनाए, आपको सक्सेस किए बेटा, कभी भी उनका जो है कि इलाज के कारण उनकी मौत ना हो यार भैया। कि पैसा होता तो आज मैं इलाज करवा लेता पेरेंट्स का यार। ऐसा मत बनो बेटा। मन करे तो पढ़ो, ठीक है, भूख लगे तो खाना खाओ, लेकिन पढ़ो तो ज़बरदस्त पढ़ो, रेगुलर पढ़ो। तो इसी शब्दों के साथ, इसी बातों के साथ बेटा चला जाए अपने लक्ष्य की ओर। लक्ष्य मतलब सीधी सी बात टॉपिक पे बेटा, कक्षा 11 वाले आपकी डिमांड को पूरा करते हो मैं शैलेंद्र सर आपके सामने 11 की क्लास केमिस्ट्री का लेकर आ गया हूँ भैया। ये पहला लेसन है। पहले लेसन पे डिस्कस किया जाओ। रेगुलर क्लासेस जब समय रेगुलर क्लासेस ऑनलाइन चलती रहेगी, ऑफलाइन तो आप आ ही रहे हैं। खचा का देख कर तो मन खुश हो जाता है। और इतने डिसिप्लिन में रहते हैं आप लोग, और इतनी सेंसियस सी ऐड वैड आता रहता है, ऐसे चलता रहता। आप भी समझ रहे हैं, ठीक है, सब समझ रहे हैं, सब चलता रहेगा बेटा। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ सब ज़रूरी। शिक्षा और स्वास्थ्य रेगुलरिटी मांगती, लिख कर कहीं चिपका लो भैया बोर्ड पे, जहाँ रहते हो रूम में। सब शिक्षा और स्वास्थ्य रेगुलर मांगता है, रेगुलरिटी मांगती। यदि रेगुलर नहीं तो सफलता आप भूल जाओ। इसलिए रोज़ पढ़ो, चाहे आधे पन्ना पढ़ो बेटा। आज अपने टॉपिक की ओर चलते हैं बेटिया, ठीक है। कक्षा 11 वालों के लिए आज रसायन विज्ञान का पहला लेसन आपका बेटा है। रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत और अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का है, कुछ केमिस्ट्री। और दूसरी बात, रसायन विज्ञान होता क्या है, ये कहाँ से आया, इसको डिस्कवर्ड क्या किया गया, इन सब को पहले इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ा जाए, उसके बाद अपने टॉपिक्स को चलते हैं, ठीक है। जैसे रसायन विज्ञान क्या होता है, रस विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों का संगठन तथा गुणधर्म तथा उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जा सके, उसे क्या कहते हैं बेटा, रासायनिक, उसे क्या कहा जाता है, रसायन विज्ञान कहा जाता है भैया, ठीक है, उसे रसायन विज्ञान कहा जाता है। दूसरा, रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहा जाता है। रसायन विज्ञान को सब जान रहे हैं, रसायन विज्ञान इंग्लिश में क्या कहा जाता है, केमिस्ट्री कहा जाता है। केमिस्ट्री शब्द कहाँ से लिया गया था, मिस्र या इजिप्ट के प्राचीन नाम कीमिया से लिया गया था।
कहाँ से लिया गया था? कीमिया से लिया गया था। नेक्स्ट दूसरा, बर्जीलियस को रसायन विज्ञान का पितामह कहा जाता है। ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री वर्जीलियस। ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री आर कॉल्ड, कौन से होता है बेटा? कौन है डिस्कवर्ड? क्या? वर्जीलियस। वर्जीलियस को पिता रसायन विज्ञान का ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। और दूसरा है कि लेवोसियो को आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है बेटा। ये तो रहा केमिस्ट्री का बेसिक जो है कॉन्सेप्ट, आपका जो बेसिक नॉलेज के तौर पे। रसायन विज्ञान का किसे कहा जाता है? रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं। ये मिस्र से लिया, इजिप्ट से लिया गया है, प्राचीन तब से लिया गया। दूसरी बात बेटा क्या करता है? वर्जीलियस को ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का पितामह कहा जाता है। और लेवोसियो को आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है बेटा। इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए, आप राइट डाउन करिए, इसके बाद क्लास करवा रहे हैं, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट बेटा उसका जो है रसायन विज्ञान का बेसिक कॉन्सेप्ट जानने के बाद कौन कौन सा रसायन विज्ञान कहते किसे हैं, रसायन विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और इसको जो डिस्कवर्ड कौन किए थे, और आधुनिक रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। लेवोसियो को आधुनिक वैज्ञानिक कहा जाता है। और उसके जो है ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री को किसको कहा जाता है? आप बेटा ये सब आपको डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरा बेटा आपका पदार्थ। अब आपके अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, मैटर या पदार्थ के बारे में। देखो पदार्थ को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक आपका भौतिक आधार पर, एक दूसरा है क्या है आपका रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पर बेटा इसको जो है 5 प्रकार में डिवाइड किया गया है। एक ठोस हो गया, द्रव, गैस, प्लाज्मा और BCG का फुल फॉर्म क्या है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इसका 5 प्रकार का। और रासायनिक आधार पर डिवाइड किया गया है बेटा जिसको 3 में, जैसे पहला हो गया आपका तत्व, दूसरा हो गया आपका यौगिक, तीसरा हो गया है आपका मिक्सर। और तत्व को फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट में, 3 भागों में बांटा गया। एक हो गया धातु, दूसरा धातु, आधातु, उपधातु, ठीक है। और यौगिक को 2 भागों में, कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का। मिश्रण को फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक समांगी और एक विषमांगी मिश्रण, ठीक है। इसको आप एक पेज को आप जो है ऐसे उल्टा करके, जैसे भी आप इसको जो है क्लासिफिकेशन, आप इसका वर्गीकरण, आप पदार्थ को आप इसको बना लीजिए। उसके बाद एक एक टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ा जाता है, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक एक टॉपिक्स को मैं अपना स्टार्ट करूँगा, पहले भौतिक आधार पर, फिर रासायनिक आधार पर। जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, एक एक टॉपिक्स को आपको फिर जो है डिस्कस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा, अब इसका जो है आप टॉपिक्स की ओर चलते हैं। मैटर के यानी पदार्थ का क्लासिफिकेशन आप देख चुके हैं। जैसे इसका पहले भौतिक के आधार पर, फिर आपका रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पर ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा तथा BCG के बारे में डिवाइड किया था। उधर जो है आपका रासायनिक के आधार पर जो है डिवाइड किया गया था, क्लासिफिकेशन किया गया था बेटा। अब जो है पहले आप जो है कि भौतिक आधार पर देख लिया जाए, भौतिक आधार पर पदार्थ। पहले तो सबसे पहले आप मैटर को देख लिया जाए। पदार्थ होता क्या है? द्रव्य, जिसे बोलते हैं मैटर या द्रव्य। सीधी सी बात है, जिसमें वजन हो यार, वजन, वेट जिसमें हो, वजन, सॉलिड भी होगा। जो वजन होगा तो सॉलिड भी होगा पदार्थ। जो जिसमें द्रव्यमान हो, वेट हो, वही पदार्थ कहलाता है। जैसे डिफिनीशन के तौर पे देखा जाए तो आप क्या कह सकते हैं इसको, जो है कोई भी वस्तु या पदार्थ जो स्थान या आयतन घेरती है, उस जिसमें द्रव्यमान होता है, क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है या मैटर कहलाता है। जैसे मेज़ कुर्सी इत्यादि। देखिए मेज़ कुर्सी, देखिए बड़ा सबका शेप एंड साइज रहेगा। जो भी पदार्थ मैटर होगा उसमें वजन भी होगा, मतलब वजन भारी होगा। जो भारी होगा, चाहे मेज़ कुर्सी होगा बेटा, उसका स्थान देखो किस प्रकार से, बड़ा होगा, छोटा होगा, जैसे, लेकिन भारी होगा, वेट होगा। जैसे मेज़ कुर्सी हो गई, क्या हो गया आपका? पदार्थ या मैटर हो गया। अब पदार्थ की जो भौतिक आधार पर, रासायनिक आधार पर डिवाइड कर ही चुके क्लासिफिकेशन। भौतिक आधार पर देखा जाए तो पहले क्या कहेंगे हम? पहला डिफिनीशन किया जाए ठोस के बारे में या सॉलिड के बारे में। सॉलिड क्या होता है? द्रव्य की वह अवस्था जो दृढ़ होती है। द्रव्य की या मैटर की अवस्था वह जो दृढ़ होती है, जिसमें आयतन
तथा आकार दोनों निश्चित होता है। इसमें आकार तथा आयतन दोनों निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। जैसे जो सॉलिड होगा, लकड़ी होगा, लकड़ी के टुकड़े, जैसे बैट हो गया, मेज हो गई, कुर्सी हो गया, जो सॉलिड, उसका आकार एवं आयतन दोनों क्या होगा? निश्चित होगा। इतना बड़ा होगा और इतनी लंबाई चौड़ाई में होगा, आकार भी उसका निश्चित होगा। जैसे मेज होगा, पेन हो गया, देखिए आप पेन को भी देखिए सॉलिड है, इसका आकार और आयतन भी दोनों प्रकार से जो है निश्चित है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? हम सॉलिड या ठोस कहते हैं। फिर आपका क्या हो गया? द्रव्य या लिक्विड क्या है? जैसे लकड़ी। लिक्विड के बारे में देखा जाए, द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें उसका आयतन तो निश्चित रहेगा तथा आकार उसका अनिश्चित होता है, उसे द्रव्य कहलाता है। जैसे दूध और जल, उसमें क्या होगा? उसमें क्या होगा कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन निश्चित होगा और आकार अनिश्चित नहीं होगा। आयतन निश्चित, फॉर एग्जांपल देखो दूध लिया जाता है, दूध जो भी दूध देने वाले आते हैं, भी देख लिए, पानी आप देखिए वाटर में, देखिए इसमें क्या है? उसका आकार निश्चित है। क्या करना है? अगर 1 लीटर में लेना है, 1 लीटर का आकार हो गया, उतने में आपका दूध और उतने में आपका पानी आएगा। लेकिन आयतन उसका क्या कहेगा? आयतन उसका निश्चित होगा, आकार उसका अनिश्चित होगा। उतने में आएगा लेकिन आकार मतलब बड़ा, चाहे छोटे में आप 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, आप जितना देखें, आकार उसका अनिश्चित है लेकिन आयतन उसका जो है निश्चित रहेगा बेटा। इसमें किसमें? लिक्विड में। जैसे दूध और जल, जैसे आप उसका दूध अगर है बड़ी इस थाली में लिए जाए तो देखिए दूध का क्या हो गया? आयतन उसका क्या हो गया? आयतन उसका निश्चित हो गया। थाली का कितना होगा? निश्चित हो गया इतने में। और आकार थाली छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए, ठोस, द्रव और गैस के बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास करवा रहे हैं आपकी। ठीक बेटा। नेक्स्ट आपका तीसरा है आपका गैस। गैस किसे कहते हैं? इसमें क्या हो? द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन दोनों क्या होगा? अनिश्चित होगा। जिसका आकार एवं आयतन क्या होगा? दोनों निश्चित होगा। जैसे गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब जो है गैस हैं, आपका उसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होगा बेटा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर में देखा जाए तो ऑक्सीजन जो 21% और नाइट्रोजन जो है 78%, किस कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी के वायुमंडल में कितना? ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। एक बेस्ट एग्जाम्पल के रूप में अगर समझा जाए इसको जो है, ये भी उदाहरण के रूप में, एक पहला वाला, उसके बाद ये दूसरा वाला देखा समझा जाए, इसको मान लीजिए चलिए ये बर्फ़ है, ये क्या है? आपका आइस या बर्फ़ है। बर्फ़ देखा जाए तो पहले क्या होगा? ठोस होगा, सॉलिड रहेगा कि नहीं रहेगा? सॉलिड, ठोस रहेगा। जिसको उसको हीट कर दिया जाए तो वह द्रव, लिक्विड या पानी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसी लिक्विड को, पानी को गर्म कर दिया जाए तो गैस के रूप में वेपराइजेशन या गैस हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। फिर उसी प्रकार जो गैस को ठंडा कर दिया जाए तो आपका लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड को फिर ठंडा कर दिया जाए तो आपका सॉलिड बन जाएगा या ठोस हो जाएगा। इसका ये आपका ट्रिक आप समझे रहिए बेटा, बिल्कुल ठोस, द्रव, गैस, तीनों का उदाहरण आपका जो है क्या कहलाएगा? वो बर्फ़ का टुकड़ा ही क्या, पहले ठोस है, ठोस को क्या कर दिया जाए? गर्म कर दिया जाए तो क्या होगा? पानी बन जाएगा, पिघल जाएगा। बर्फ़ को देखो, बर्फ़ फ्रीज में जो बर्फ़ जमा होती है बेटा, तो उस बर्फ़ को निकाल लिया जाए, कटोरी में रख दिया जाए तो गर्म, अगर वातावरण से वो गर्म होगा तो क्या जो पानी लिक्विड बन जाएगा। उसी लिक्विड को फिर पानी को जो है गर्म कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? गैस के रूप में जो वाष्पीकृत हो जाएगा। उसी गैस को फिर ठंडा कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? द्रव, और द्रव को फिर जो है पूरी तरह से ठंडा कर दिया जाए तो सॉलिड बन जाएगा बेटा। इसको आप जो है ज़रूर राइट डाउन करिएगा और सारी बातें जो है पॉइंट आउट करके जो है बेटा समझा जाए। फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, छोटे छोटे वर्ड हैं, शब्द हैं, उन सब को एक एक पॉइंट के रूप में बता देते हैं बेटा, वो जो कि आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड, रसायन विज्ञान से रिलेटेड जितने भी आप रसायन विज्ञान, जितने हायर क्लास में, चाहे इंटर हो, 11, 11th हो, आप 9, 10 में भी पढ़े होंगे इसको बेटा, 11, 12 BSc MS जितना भी आप करेंगे, सब वो टर्मिनोलॉजी, उस डिफिनीशन को, शॉर्ट डिफिनीशन को जो है जानना समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लिया जाए, राइट डाउन करिए, उसके बाद आपको टर्मिनोलॉजी, छोटे छोटे शब्द को आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, डिफिनीशन को। बच्चों वह जो आपका छोटे छोटे टर्म है या जो डिफिनीशन आते हैं उनके बारे में जो डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो ही बताए थे इसका ठोस, द्रव, गैस वाले में, ठीक है। जैसे आप था ना, ठोस ये था, ठोस, द्रव, रिवर्सिबल गैस के तौर पे था बेटा। इसको यहाँ पर हीट किया गया था, गर्म, ये भी आपका गर्म, यहाँ आपका ठंडा,
यहाँ आपका ठंडा किया गया था। इसको कर लिया जाए बर्फ़ का एक बेस्ट एग्जांपल समझा जाए या आइस के लिए एग्जांपल समझते हैं। देखा जाए क्या होगा। पहला क्या है, वह ताप जिस पर कोई ठोस, कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से द्रव, कोई भी पदार्थ होगा चाहे बर्फ़ का टुकड़ा हो बेटा, वह जिस ताप पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो रहा, जिस ताप पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो रहा है उस ताप को क्या कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है तथा यह प्रक्रम गलन कहलाता है, मेल्टिंग कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं बेटवा, बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री से होता है, अगर केल्विन पे देखा जाए तो 373 केल्विन होता है। तीसरा, किसी गैस को ठंडा करने पर तथा उस पर दाब आरोपित करने पर, किसी गैस को, इस गैस को ठंडा करने पर तथा उस पर दाब आरोपित करने पर वह पुनः द्रव में परिवर्तित हो जाना ही क्या कहलाता है, संघनन, या इसको इंग्लिश में बोला जाता है कंडेंसेशन कहा जाता है बेटा। ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत टर्मिनोलॉजी बहुत बार पूछा जाता है छोटे छोटे परिभाषा डिफिनीशंस के रूप में। स्क्रीनशॉट लिया जाए, उसके बाद आगे की क्लास करवा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट बेटा, फिर चौथा पॉइंट क्या है, किसी द्रव को अत्यधिक ठंडा करने पर, किसी द्रव को अत्यधिक ठंडा करने पर तथा उस पर दाब आरोपित करें, दबाव करने पर ठोस में परिवर्तित हो जाना ही क्या कहलाता है, हिमीकरण या फ्रीजिंग कहलाता है। तथा जिस ताप पर हिमीकरण होता है वह क्या कहलाता है, हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। जल का हिमांक, राइट डाउन, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, वनडे में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जल का हिमांक तथा गलनांक कितना होता है बेटा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको नोट करिएगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक है। नोट, तथा कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो सीधे ठोस से क्या गैस अवस्था में, जो सीधे क्या होते हैं, जो ठोस अवस्था से गैस अवस्था में तथा गैस अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, उस पदार्थ को क्या कहा जाता है बेटा, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है या सब्लिमेशन इंग्लिश में कहते हैं, ऊर्ध्वपातन इंग्लिश में बोलते हैं, सब्लिमेशन कहा जाता है। जैसे कपूर बेटवा और आयोडीन इत्यादि। इसको भी राइट डाउन करिए। आपका 4 पॉइंट, ये 5वां पॉइंट करके है बेटा। 5 पॉइंट आपको जो धीरे धीरे आपका जो टर्मिनोलॉजी, इसका जो है ठोस, आइस को जो है ठोस से द्रव में, द्रव को गैस में, ऐसे जो परिवर्तन होता रहता है बेटा आपके भौतिक आधार पर, इसमें जो छोटे छोटे टॉपिक्स पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, उनको मैंने राइट डाउन कराया बेटा। इसका स्क्रीनशॉट लिए जाए, उसके बाद अगली क्लास करवा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट बच्चा आपका चौथी अवस्था प्लाज्मा का। बेटा प्लाज्मा किसे कहते हैं, यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। इसमें उच्च ताप पर परमाणु आयनित होकर गैसीय अवस्था में आ जाते हैं, इसमें कण अत्यधिक ऊर्जावान तथा उज्ज्वलित होते हैं। सूर्य तथा तारों में ईंधन प्लाज्मा अवस्था के कारण होता है। नेक्स्ट आपका था बोन्स आइंस्टीन कंडेंसेट, यह पदार्थ की 5वीं अवस्था है बेटा। तो आज की क्लास बस इतना ही बेटा। आपका जो है इसमें आपका पहली लेसन में आपका जो है केमिस्ट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दिया, उसके बाद पदार्थ पढ़ाएं। पदार्थ में क्या पढ़ा बेटा, मैटर की भौतिक अवस्था, रासायनिक, भौतिक अवस्था मैंने ख़त्म कर दिया है, रासायनिक अवस्था नेक्स्ट क्लास में होगी बच्चा। आज की क्लास बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।